So till last class we have discussed on the topic recombinant DNA technology. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए क्लोनिंग उसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मतलब आई वाज टू राइट समथिंग ऑन दैट टॉपिक. So we need to discuss about transgenic crop also. So before going into transgenic crop, because you have already got idea about DNA cloning या जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना. जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, एक फॉरेन डीएनए को आप कैसे एक ऑर्गेनिज्म से उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हो. तो जिस ऑर्गेनिज्म में फॉरेन डीएनए डाला जाए उसको ट्रांसजेनिक कहते हैं, ठीक है ना. तो ट्रांसजेनिक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास मिल गया तो, या फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन. डायरेक्ट डीएनए को कैसे ट्रांसफर किया जाता है या इनडायरेक्ट जैसे वेक्टर को यूज करके कैसे यूज किया जाता है, ठीक है. वी हैव टू डिस्कस लेटर ऑन, बट बिफोर दैट which is today we are going to discuss completely different topic from the last class, that is marker assisted breeding in crop improvement. तो मार्कर को यूज करके क्रॉप को कैसे इम्प्रूव किया जाता है ना. जो एग्जिस्टिंग कल्टीवर एग्जिस्टिंग वैरायटी आप लोग सुनते हो, हर साल नया नया वैरायटी आता है, और जो हर साल जो नया वैरायटी आता है पहले पुराने वैरायटी बेहतर मिलना चाहिए, तो वो वैरायटी नहीं हो पाता है ना. अगर आप कुछ नया वैरायटी बनाते हो, वो उसका यील्ड या उसका परफॉर्मेंस जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे खराब है या उसके बराबर है, तो उसको रिलीज करने का क्या फायदा है ना. एवरी ईयर यू हैव टू रिलीज अ न्यू वैरायटी, एंड दैट न्यू वैरायटी शुड कंटेन सर्टेन न्यू कैरेक्टर. उसमें कुछ नया कैरेक्टर या तो उसका यील्ड बहुत ज्यादा ठीक है ना. Excuse me, sir. Yes, Rohit Kumar Dutta. Sir, your voice is not clearly coming. इसी कोने में कॉलेज क्या करेंगे नेटवर्क. How is it now? Is it okay now? Yes, sir. Okay. चलो तो in order to improve क्या होता था, था लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत साल लग जाते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल लग जाता है, 15 साल लग जाता है एक वैरायटी रिलीज. मतलब अगर आप एक पार्टिकुलर वैरायटी को रिलीज करने के लिए 2021 से शुरू करोगे तो 2030 आगे आप कुछ एक वैरायटी रिलीज कर पाओगे, इतना समय लगता था, ठीक है ना. बट विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स that duration has been reduced, almost half हो गया है, उससे भी कम हो गया है. जो पहले 10 साल लगता था अब 2 साल 3 साल में हो जाता है, ठीक है, because of the availability of molecular markers, ठीक है. तो मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग में देखने से पहले we have to understand what we understand by a marker. Okay, जनरल डेफिनेशन क्या है मार्कर, क्योंकि मार्कर आपने मार्कर का बहुत सुना होगा मार्कर पे. तो जो जनरल डेफिनेशन होता है मार्कर का, इट इज समथिंग दैट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग टू इंडिविजुअल्स और हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर पोजीशन. किसी एक पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई भी चीज को यूज किया जाता है उसको मार्कर कहते हैं, है ना. जैसे कि हाइट, दो इंसान में डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक हाइट का यूज कर सकते हो ना. एक का हाइट कम है, एक का ज्यादा, या उसका आई कलर, हेयर कलर, बॉडी साइज, 2 साल मॉर्फोलॉजी का दिमाग है ना. दैट इज ऑल्सो मार्कर, क्योंकि वो दो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर रहा है. या मान लो सोसा से गुजर जाते हो, यू हैव टू
गो थ्रू ढोली, मतलब एक ढोली एक मार्कर हो गया, ठीक है ना यार। कोई अगर आपसे पूछेगी ढोल मुझे बहुत कैसे जाए यहाँ से, तो बताएगा कि आप पहले ढोली जाना, ढोली से फिर 30-40 किलोमीटर आगे पकड़ना है। तो एक ढोली एक मार्कर हो गया है ना। जैसे आप रोड पे चलते हो, लिखा होता है लखनऊ इतना किलोमीटर या दरभंगा इतना किलोमीटर, वो इतना किलोमीटर, वो डिस्टेंस वाला जो लगा है वो भी दैट यू कैन कॉल इट एज ए मार्कर फॉर ए डिस्टेंस, वो एक पार्टिकुलर पोजीशन को बताता है, ठीक है ना। सो जनरली मार्कर का ये डेफिनेशन है, बट दैट डजंट अप्लाई डायरेक्टली इन बायोलॉजी, ओके। बायोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स एज आई गिव यू एग्जांपल, फ्लावर कलर, प्लांट वाइट, फ्लावर का एक कलर है, दूसरे का वाइट कलर है, सो दैट बिकम्स द मार्कर। तो आप सीधे बोल सकते हो ये येलो कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है ना। दैट फ्लावर कलर इज द मार्कर। अगेन प्लांट वाइट, some plants are tall, some plants are dwarf, that becomes morphological marker. And morphological marker, the molecules play their markers, okay, the molecules that are present in the cell, that those molecules which are present in the cell and are different from individual. One particular molecule may be present in the cell of person A, and the same molecule may be present in person B, but in different form. Okay, same molecule but for different forms. Those are called as isoforms. Okay, it performs the same function, but they have different structural differences. For example, isoenzyme. Isoenzyme and those enzymes, they are structurally different. Okay, but they perform the same function. एंजाइम मतलब प्रोटीन, अब प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, ठीक है ना। तब एंजाइम ए एंजाइम बी को लिख देंगे, दोनों का सीक्वेंस थोड़ा मिलता है, थोड़ा डिफरेंट होना, ओके। दैट मींस दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बट बोथ ऑफ देम दे आर डूइंग द सेम फंक्शन, दोस आर कॉल्ड आइसोएंजाइम। तो हमारे केमिस्ट्री में किसी एक एंजाइम अगर देखेंगे तो उसमें एक दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस होता है हर एंजाइम में, ठीक है ना। तो उस एंजाइम को लेकर हम लोग एज ए मार्कर हम लोग यूज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल ए में इस टाइप का एंजाइम है, सेम एंजाइम इंडिविजुअल टू में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिविजुअल में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यूजिंग दैट एंजाइम यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन different genotypes in crop plant or different individuals in human being or any other organisms. Similarly, molecular markers, there is a DNA marker. So what do you understand by DNA marker? Gene or DNA sequences having a known location on the chromosome and associated with a particular gene or trait become as DNA marker. So DNA marker ऐसे हर किसी DNA के लिए मार्कर नहीं है सकते, ठीक है। In order to be called as a marker, the gene or DNA sequence, their chromosomal position should be known to us. ये particular DNA sequence या particular fragment of DNA sequence या ये particular gene chromosome का किस लोकेशन पे ये बैठता है, या इसका पोजीशन क्रोमोसोम का किस लोकेशन पे है, ठीक है। और ये particular gene या particular gene sequence, ये particular gene या particular gene sequence किसी trait के साथ एसोसिएट करता है या जीन के साथ एसोसिएट करता है। हाँ बोलो ओके मार्कर कहने के लिए आपको उसका क्रोमोसोम लोकेशन पता होता है और उसकी जीन के साथ, मतलब कोई भी जीन होगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करता हो किस जीन के साथ एसोसिएट करता है या किस ट्रेट के साथ, लाइक प्लांट फ्लावर कलर, ये
है ना, बेस टू फ्लावरिंग, बेस टू मैच्योरिटी, बहुत सारा ट्रेट है ना। तो अगर कोई मार्कर एक पार्टिकुलर ट्रेट के साथ, मतलब कोई डीएनए कोई अपना जीन किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के साथ एसोसिएट करता है और आपको क्रोमोसोम लोकेशन भी पता है, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डीएनए मार्कर। अब हम एग्जांपल शुरू करेंगे, क्योंकि आप अवेलेबल आप करते हैं मार्कर द आप गूगल से अवेलेबल अकॉर्डिंगली हम लोग को फर्स्ट मार्कर पढ़ना है वो है आरएफपी, दैट इज restriction fragment then polymorphism. अब हम लोग ने पढ़ाई थे इन दैट टॉपिक वी हैव अबाउट रेस्ट्रिक्शन टाइम, ठीक है, जो एंडोइड आता है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये आरएफपी बोर्ड आया है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन बोर्ड की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया गया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको काटता है और छोटा फ्रेगमेंट में बदल देता है, एक लंबा डीएनए उसको बीच में डाला, उसको रेस्ट्रिक्शन साइट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस देगा, वहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है, छोटा छोटा फ्रेगमेंट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब छोटा छोटा फ्रेगमेंट होगा और वो फ्रेगमेंट डिफरेंट लेंथ में होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट है इसलिए उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये मार्कर है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। So these are the restriction digestion based marker. Example, give an example of restriction digestion based marker. Example, okay. It is an enzymatic procedure for separation and navigation of the fragment of DNA. As I told you, the restriction enzyme से आपके बहुत सारा फ्रेगमेंट मिलेगा, बहुत सारा फ्रेगमेंट मिलने से बहुत सारा फ्रेगमेंट होगा, आपके पास 100 फ्रेगमेंट आएगा, तो 199 फ्रेगमेंट होगा जो इंडिविजुअल ए में भी होगा, इंडिविजुअल बी में भी होगा, 10 फ्रेगमेंट ऐसा होगा, कोई इंडिविजुअल ए में होगा, कोई इंडिविजुअल बी में होगा, वो डिफरेंट फ्रेगमेंट में 10 जो डिफरेंट फ्रेगमेंट है वो सब कॉल्ड है पॉलीमॉर्फिक फ्रेगमेंट, ठीक है। और डिजाइन क्योंकि अगर दोनों में सेम फ्रेगमेंट है तो आपको दोनों का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, दोनों में है ना। अगर 100% फ्रेगमेंट दोनों में सेम आ रहा है वो दो अलग अलग डिवीजन नहीं है ना। अगर दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग आ रहा है तो देन इट कॉल्ड है पॉलीमॉर्फिक। RFI technique was invented in 1984 by Indian scientist Alex Zafari. He is also Hello, voice not clear.
शेयर नहीं किया, नोबडी रिमाइंडेड है ना, मतलब किसी को क्लास पहले बजाना है नहीं। only our students are not aware of these information. ये बात मन पर यार, क्या समझ कब आएगा वो समझ इतना बदबू रहता है खुद गलत है। तो मांग के बारे में हम लोग नॉर्मली डिस्कस हो रहा था, तो नोबडी रिमाइंडेड कि किसी को क्लास देना नहीं है। यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आई गॉट इन्फॉर्मेशन, सो आई वोंट बी इंटरेस्टेड एनीमोर आल्सो, ठीक है ना। सो आई वाज टेकिंग टाइम टू टेक द क्लास। तो मांग के बारे में यहाँ देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वन इज आरएफएलपी एग्जाम में यहाँ से कॉपी करके करोगे तो मार्क्स वैसे ही जाएगा। First marker that we need to discuss is RFL, restriction fragment length polymorphism. तो DNA fingerprinting में हम लोग ने जो पढ़ा restriction enzyme, उसी से restriction नोट किया गया है। तो इसमें restriction enzyme यूज होता है। restriction enzyme यूज करके DNA को छोटा फ्रेगमेंट में काटा जाता है और वो फ्रेगमेंट को पहले से सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना। और जो सेपरेट होने के बाद डिफरेंट फ्रेगमेंट आपको मिलेगा, उसको डीनेचर करना होता है। डीनेचर मतलब क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड से एक स्ट्रैंड को जब रिमूव करोगे, एक स्ट्रैंड जब डबल स्ट्रैंड को जब खोलते हो उसको डीनेचुरेशन कहते हैं। एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा, जब व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ओपन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन, ठीक है। तो इसमें भी जब डीएनए को काटोगे आप with the help of restriction enzyme, बहुत सारा छोटा छोटा फ्रेगमेंट मिलेगा, but all the fragments are double stranded, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप पहले सेपरेट करो। जो छोटा साइज है वो बहुत दूर तक भागेगा जेल में, और जो लंबा साइज है वो ऊपर ही जहां से शुरू हुआ है वो बहुत ही कम भागेगा, ठीक है ना। जब डिफरेंट फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उसको डीनेचुरेट करो, ठीक है। डीनेचुरेट मतलब वन ऑफ द स्ट्रैंड इज रिमूव्ड, तो डीएनए क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर डीनेचुरेशन द डीएनए फ्रेगमेंट्स बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड मींस दे आर रेडी टू बी बाइंड विथ इट्स कंप्लीमेंटरी सीक्वेंस। जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है तो क्योंकि उसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो फ्री हो जाता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ कंप्लीमेंटरी सीक्वेंस, क्योंकि ए हमेशा पेयर करता है टी के साथ, बी हमेशा पेयर करता है सी के साथ। अब आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो सिंगल स्ट्रैंड में है बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है। और जो दूसरा जो स्ट्रैंड था उसको आपने रिमूव कर दिया थ्रू डीनेचुरेशन। अब जो जेल में है बस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। Sir, could you repeat the point why you said that it is polymorphic DNA? मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। लेट मी गो इनटू द डिटेल प्रोसीजर फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। सो डीनेचुरेशन करने के लिए हाउ टू रिमूव स्ट्रैंड, जैसे हर फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड कैसे बनाना है। आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन में तो वो काम हेलिकेज करता है ना, जो हेलिकेज एंजाइम है वो दूसरे को खोल के जीप की तरह खोल देता है ना। लेकिन यहाँ पे हेलिकेज का काम नहीं है, यहाँ पे पहले आपने फ्रेगमेंट किया है, हर एक डीएनए को आपने काट के छोटा छोटा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है और उसको जेल में सेपरेट किया है, और सेपरेट होने के बाद एक स्ट्रैंड को आपने रिमूव किया है। कैसे रिमूव किया है, बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पूछता है ये कि सडन हाइब्रिडाइजेशन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आरएफएलपी में डीनेचुरेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो NaOH ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट है जो जेल में है आपका, आपको ट्रांसफर करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सडन ब्लॉटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरी ब्लॉटिंग ऑल्सो।
अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को यू हैव टू ट्रांसफर इनटू नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन, ठीक है, यू हैव टू ट्रांसफर इनटू नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन, मतलब कॉपी बना रहे। आप इमेजिन करो आपने एक पेपर पे बहुत ही गाढ़ा इंक से कुछ लिखा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर अब जब आप हाथ रखते हो तो जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में कॉपी हो जाता है, ठीक है नहीं। या जो आपने गाढ़ा इंक से किसी पेपर में आपने कुछ लिख दिया और उसके ऊपर में एक और पेपर रख दो और उसको अच्छे से दबाओ, तो क्या होता है, वो जो नीचे लिखा गया था वो दूसरा पेपर में भी वो छप जाता है, ठीक है नहीं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि जेल में आपका डीएनए पड़ा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ है आफ्टर डीनेचुरेशन, ठीक है। उसके ऊपर में नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन रखते हो और उसके ऊपर में थोड़ा वजन देते हो, टॉवल वगैरह रख के, थोड़ा पेपर टॉवल रख के थोड़ा वजन देते हो। उससे क्या होता है, क्योंकि जेल है, इट इज अंडर द सोल्यूशन, लिक्विड कंडीशन में है, और वो बफर भी है उसके चारों ओर, लिक्विड सोल्यूशन है, और उसके ऊपर में जब आप पेपर रखते हो, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन रखते हो, तो आपको पता ही है किसी, अगर मान लो टेबल भीगा हुआ है, उसके ऊपर में टिश्यू पेपर रखते हो तो क्या होता है, सारा पानी टिश्यू पेपर में ऊपर आ जाता है कि नहीं। वो कैसे आता है, थ्रू कैपिलरी रिएक्शन। सेम प्रोसेस यहाँ पे, आपका जो जेल है इट इज वेट और उसमें देयर आर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, right? So when you put your nitrocellulose membrane on top of that gel, all the buffer will move upward toward the nitrocellulose membrane. नीचे से वो जेल का थ्रू सारा बफर क्या होता है, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन का अंदर घुस जाता है। उससे क्या होता है, जितना भी जो फ्रैगमेंट्स था, नॉट ऑल, सम ऑफ द फ्रैगमेंट्स, क्योंकि जो फ्रैगमेंट्स है वो एक फ्रैगमेंट में बहुत सारा होता है, क्योंकि प्लान जब आप एक टिश्यू को ग्राइंड करते हो तो बस एक टिश्यू के अंदर एक ही सेल तो नहीं होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, राइट। तो हर मिलियन से हर न्यूक्लियस निकलता है, हर न्यूक्लियस से सेम क्रोमोसोम मल्टीपल नंबर में निकल जाता है ना। तो सेम फ्रैगमेंट मल्टीपल कॉपीज में होता है। तो बहुत सारा कॉपीज जेल से उठ के आपका नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है, जो मैंने प्रोसेस बताया कैपिलरी रिएक्शन का थ्रू, ठीक है। नाउ यू हैव अ कॉपी ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन ऑल्सो, और वो फ्रैगमेंट किस तरीके में, किस स्टेट में है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में, ठीक है। अब उसको यू हैव टू हाइब्रिडाइज दैट सिंगल फ्रैगमेंट डीएनए विद अ प्रोब। प्रोब हो सकता है रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए, या जो भी रीजन को आप टारगेट करना चाहते हो, यू हैव टू डिजाइन अ प्रोब, एंड दैट प्रोब इज लेबल्ड विद रेडियोएक्टिव एलिमेंट. The probes are labeled with radioactive element, especially if you are talking about DNA probe, then जो DNA न्यूक्लियोटाइड में जो फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस प्रोब में रेडियोएक्टिव फास्फोरस होता है, ठीक है। अब प्रोब को यू हैव टू अप्लाई और यू हैव टू स्प्रे दैट प्रोब ऑन टॉप ऑफ द नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन। में आप प्रोब को डाल दो। अब प्रोब क्या करेगा, प्रोब भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, और आपका जो नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन में जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स आया है वो सारा का सारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। अब प्रोब जाके अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढेगा, जहां भी उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गया जिस फ्रैगमेंट के साथ, वो प्रोब जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और प्रोब को जहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिला वहां पे बाइंड नहीं करेगा, जहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिला वहीं पे जाके बाइंड करेगा। अब एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉश द नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन। वॉशिंग के बाद क्या होता है, ऑल द अनबाउंड प्रोब और हाइब्रिडाइज्ड प्रोब विल बी वॉश्ड आउट या रिमूव्ड आउट, ठीक है। अब क्या बचा, ऑल द फ्रैगमेंट्स विल बी देयर एंड द प्रोब व्हिच इज बाउंड टू वन ऑफ द फ्रैगमेंट विल बी देयर, ठीक है। अब उसको क्योंकि प्रोब आपका रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है, तो उसको एक्सरे में ले जाके एक्सरे के साथ अगेंस्ट में उसको विजुअलाइज करो। जैसे आप फोटोज निकालता है हॉस्पिटल में एक्सरे फिल्म में, उसी तरीके से एक साइड से एक्सरे होगा, बीच में आपका सैंपल होगा और उसके पीछे में फिल्म होगा, और वो जितना भी एक्सरे आ रहा है रेडियोएक्टिव, जहाँ जिस जगह रेडियोएक्टिव एलिमेंट दिखाई दिया वहाँ उसका पीछे में उसका इमेज फॉर्म होता है। तो उसी चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इन दिस फ्लो चार्ट व्हिच इज हैविंग पिक्चर आल्सो। आप यहाँ पे देखो, देयर आर 3 DNA सैंपल, ओके, 1 2 3 टेस्ट ट्यूब दिखाया है, 3 DNA सैंपल है। इमेजिन करो यू हैव कलेक्टेड 3 रैंडम सैंपल, 3 डिफरेंट सैंपल्स भी, मतलब उसमें
दो एक ही आदमी का है मान लो, और एक अलग आदमी का है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपको पता नहीं है, क्योंकि ये डीएनए आपको पता नहीं, आप ऐसे ही देखते तो आप पता नहीं लोगों को कि ये तीन में से दो एक ही आदमी का कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया आपने, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काट दिया। यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा फ्रैगमेंट में डीएनए को काटा गया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जहां लिखा गया है उसके नीचे में छोटा छोटा ब्लू कलर में देख सकते हो आप, द डीएनए हैज बीन डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब ये फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है, तो क्या किया है, जेल में रन किया है। यू कैन सी द जेल पिक्चर हियर, 1 2 3, तीन वेल में तीन डीएनए सैंपल जो फ्रैगमेंट है उसको रन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्कालाइन सॉल्यूशन बनाया है। अल्कालाइन सॉल्यूशन मतलब NaOH ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, देयर इज अ डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके ऊपर क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा, उसके ऊपर पेपर टॉवल रखा है ना, दैट इज फॉर ब्लॉटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये जेल में जितना भी आपका डीएनए फ्रैगमेंट था उसका एक कॉपी इसमें भी चला गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में आपका सारा कॉपी आ गया, ठीक है। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में आपने क्या किया, डीएनए प्रोब, ठीक है। इन दिस रेड सर्कल यू कैन सी डीएनए प्रोब हैव बीन एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब प्रोब वहीं जाके बाइंड करेगा जिसपे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइब्रिडाइज प्रोब है उसको वॉश करके फेंक दो और ऑटो रेडियोग्राफी करो यहाँ पे। तो जहां जहां प्रोब हाइब्रिडाइज हुआ है वो फ्रैगमेंट आपको विजुअलाइज होगा। अभी तक ये जितना भी यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है दीज आर अनविजिबल, इनविजिबल मतलब आपको दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है ना। जब फाइनल पिक्चर होगा तभी दिखाई देगा। So if some of you are concentrating, so I would like to draw once again out here regarding RFLP so that you will understand about. If you understand RFLP, you will understand DNA fingerprinting, you will understand sudden hybridization also, ठीक है। तो let me draw. Imagine this is a DNA of individual A. पहला वाला है इंडिविजुअल A का है, और क्योंकि ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का बात कर रहे हैं तो वी शुड टॉक अबाउट क्रॉप ओनली प्लांट। जो दूसरा है वो प्लांट बी का डीएनए। आपने आइसोलेट किया डीएनए वन फ्रॉम प्लांट ए फ्रॉम प्लांट बी, ओके। तो आरएफएलपी में क्या, एज आई टोल्ड यू इट इज अ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन बेस्ड, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन बेस्ड। फर्स्ट वाला डीएनए को भी आपने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से काटा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम you have cut the with the help of restriction enzyme, example EcoR1 या हाइन-3 जो हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में पढ़ा था। तो इमेजिन करो EcoR1 आपने यूज किया, ठीक है ना, दोनों डीएनए को काटने के लिए EcoR1 यूज किया है। EcoR1 से आपने डीएनए ऑफ प्लांट ए को काट दिया, सिमिलरली डीएनए ऑफ
प्लांट बी को भी आपने काट दिया। Okay, you have restricted, digested the DNA of plant A and plant B. Now you can see here, although this is not visible during practical, जब आप हाथ से कर रहे होते हो लैब में, ये कंडीशन में अब डीएनए कहाँ कहाँ कटा है, कितना फ्रेगमेंट बना है, आपको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है ना। सो इट इज गोइंग ऑन इनसाइड द ट्यूब, छोटा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल दिया और डीएनए भी डाल दिया, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इट रीड्स रेस्ट्रिक्शन साइट, है ना। मैंने को R1 का एग्जांपल दिया था GAA-TTC, जो कि इनवर्सली पैलिंड्रोमिक होता है ना, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। तो इको R1 आपने इमेजिन करो, इको R1 आपने यूज किया है। इको R1 को यूज करोगे तो इको R1 वहीं पे जाके काटेगा जहां पे GAA-TTC, ये सीक्वेंस जहां पे मिलेगा इको R1 वहीं पे जाके डीएनए को काटेगा। मतलब इंडिविजुअल वन में ये जगह यहाँ पे 1 2 3 4 जगह GAA-TTC मिल गया, ठीक है। तो 4 जगह इको R1 प्लांट ए को काटेगा, प्लांट ए का डीएनए को। तो प्लांट बी में देयर आर 3 प्लेसेस वेयर GAA-TTC आर देयर, ठीक है। तो 3 जगह डीएनए को काटेगा इन प्लांट बी। तो इसको आपको पहले क्या करना है, agarose gel electrophoresis में you have to separate on the gel, ठीक है। You have to separate the fragments of DNA fragments of plant A and B using electrophoresis. One, two, three, four, 5. There are 5 fragments in case of plant A. Right. So in case of plant B, now you can see here. Now you can see here. So in individual A there are 5 fragments. In individual B there are 4 fragments. But still in this gel picture also, ये 5 fragments होता है। जब RFLPCR यानी को thousands, hundreds जाएगा पूरा का पूरा डीएनए, कौन सा फ्रेगमेंट है कौन सा डीएनए आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू गेट सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट यू हैव टू यूज प्रोब। आपको प्रोब जब यूज करेंगे तभी आपको डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
अब इसमें से डबल, ये क्योंकि ये सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड पता है ना, तो मान लो ये वाला ऊपर वाला फ्रेगमेंट में ATCC हाँ शिखा, ओके वेट फॉर 10-20 मिनट्स ना। So it is in, these bands are, it is in double stranded condition. Okay, so DNA, as we know, they are always in double stranded condition. So with the help of NaOH or alkaline solution, you have to denature it first. So with the help of NaOH, you are removing one of the strands. That means now your fragments are single stranded. Okay, from initially double stranded DNA, now it has become single stranded after denaturation with NaOH or alkaline condition. Okay, alkaline treatment. Now it has to be transferred, because if you do all those hybridization, everything on this gel only, everything will be destroyed because it is very fragile. It has to be transferred. So it has to be transferred to another it has to be transferred to a membrane, that is nitrocellulose membrane. Okay, transferring of DNA fragments from nitrocellulose membrane, this gel to nitrocellulose membrane, that process is called as Southern blotting. Okay, and that phenomena is capillary action. Okay, through capillary action, all the fragments from the gel along with the buffer will move into the nitrocellulose membrane. So you got a copy of gel transferred into nitrocellulose membrane. Now you have one copy to work on. Original copy is still there in the gel, and you have one more copy to work on. So on this you have to put so these are DNA probe. So let me give different color for this. Okay, these are DNA probe. So you have to put this DNA probe on top of nitrocellulose membrane. Now DNA probe will go and bind with the fragment where it has on. Excuse me, sir. Excuse me, sir. कैसे क्लास चलेगा इंटरनेट, देखो ऐसे अचानक आया। नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, sir. उसी के लिए तुम बोल रहे थे ना बीच में? Yes, sir. ओके, सो सी आपने इसके ऊपर में प्रोब डाल दिया, ठीक है ना। सो प्रोब
उसी फ्रेगमेंट के साथ जाके बाइंड करेगा जिसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच कर रहा हो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जहां पे मिलेगा उसके साथ ही बाइंड करेगा, ठीक है। अब जितना भी जो ओवरफ्लोइंग प्रोब था उसको वॉश करके साफ करना है, ठीक है। यू हैव टू रिमूव रेस्ट ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब बाय वॉशिंग। अब ये जो रेडी हो गया आपका डीएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज हो चुके हैं आपका फ्रेगमेंट। मोस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर स्टिल अनहाइब्रिडाइज्ड क्योंकि उसके साथ प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं बन रहा है। तो यहां तक भी आपको विजिबल नहीं होगा, आपको यहाँ ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में भी अभी तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज देयर विल बी अ एक्सरे सोर्स। यहां से एक्सरे आएगा आपका। इमेजिन दिस इज अ सोर्स फॉर एक्सरे। Okay, this is a source for X-ray. Now you have to place your hybridized the nitrocellulose membrane which is containing fragments hybridized to radioactively labeled probe, ठीक है। बीच में आपका वो सैंपल आ गया और साइड में यू हैव टू कीप वन एक्सरे फिल्म, ओके, वन एक्सरे फिल्म। नाउ एक्सरे विल पास थ्रू दिस सैंपल और जहां जहां प्रोब है, जहां जहां आपका प्रोब था वहां पे देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ डॉट, ब्लैक डॉट। जहां जहां आपका प्रोब था, क्योंकि प्रोब के साथ ही रेडियो एक्टिव था ना, तो एक्सरे क्या करता है, जहां जहां रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ है उसकी सीधा एक ब्लैक डॉट पिक्चर फॉर्म करेगा ऑन दी एक्सरे फिल्म। दिस इज एक्सरे फिल्म, ओके। Now on this X-ray film only you can see the final results. On this X-ray film only you can final result. Now you have to compare your X-ray film with the gel. And from this region, if you want to isolate the fragment, looking at the X-ray film, you can identify where it is exactly at the gel, and from there you can isolate the fragment and go for sequencing and further analysis. And if you want to see like this. Now this is your final result, okay, on the X-ray film. Now you can see here, in both the plant A and B, it is present, and both are of same size. That means it is not giving you any information, okay. Suppose if I hide, if there is no first band, this will not give you any information, okay. It looks like both plant A and plant B are same, because the band you see on the final picture, it is same in both plant A and plant B. And this kind of bands are called as monomorphic bands. It is not giving you, monomorphic means similar structure, okay, same structure. Mono structure, one kind of structure, okay. So it is not giving you any information whether plant A is different from plant B or not. It is not giving you any information. However, you can see there is one more band which is observed in plant B, which is not there in the plant A. So this kind of band, it is informative. It is giving you an idea .
called as polymorphic fragments. You got the point? These are called as monomorphic. This will be called as polymorphic. Okay, monomorphic will not give you, monomorphic are of no use. It will not give you any idea. Polymorphic, they are of use. Okay, so in monomorphic also, if you go for sequencing, then only you can see the difference at nucleotide level. There might be one nucleotide difference also, but lengthwise it may be same, right? But sequence wise there might be different, but for that you have to go for sequencing. But before doing sequencing, if you want to see the polymorphism, you have to look at difference in fragment size. Okay, so this is how RFLP works. So rest we'll discuss tomorrow. Let me take the attendance now.